हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 5, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे सेल के बारे में। हमने जाना सेल क्या है, हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यानी अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें या फंक्शन वाइज देखें, सबसे जो बेसिक यूनिट हमारे पास आएगी वो है सेल। तो सेल में हमने काफी सारे टॉपिक को कवर किया है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पे सेल थ्योरी की। और सेल थ्योरी हमें क्या बताती है, कुछ वही चीजें बताती है जो हम यहाँ अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं। सेल थ्योरी में सबसे पहले बताया गया है कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेकेंड पॉइंट हमें क्या बताता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उनका निर्माण किससे हुआ है, सेल से ही हुआ है। नेक्स्ट लाइन हमें बताती है सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि जो नई सेल का फॉर्मेशन हो रहा है वो पुरानी सेल से ही होगा। तो इसी के बेसिस पे हमारा जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग आई थी, उसमें हमसे कहा गया था कि कैसे एक कोशिका से तो बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होता है। यानी कि सिंगल सेल से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस प्रकार से होगा। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा हमारे पास अगर एक सेल है तो सेल के अंदर कुछ जो मटेरियल हमने पढ़ा अभी तक, हमने कहा ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब इस सेल से जब दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा तो किस प्रकार से होगा, ये जो सेल है इसमें डिवीजन होगा। और जब सेल में डिवीजन हुआ तो क्या हुआ, देखिए एक सेल दो सेल में डिवाइड हो गई है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा सेल के अंदर जितना भी मटेरियल है, हमने कहा ये साइटोप्लाज्म होगा, ये न्यूक्लियस है, ये जितना भी यहाँ पे क्या होगा मटेरियल होगा, ये मटेरियल जब इसका अमाउंट डबल हो जाता है तो सेल क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। सेम ये जो प्रोसेस है आगे चलती रहेगी और इसी से हमारी क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो ये बात हम कर चुके थे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, यह आपको एक इमेज के थ्रू बताया गया है कि कैसे एक सेल से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। हमारे पास कुछ सेल्स हैं, कुछ कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं के ग्रुप को हमने क्या कहा, टिश्यू यानी कि ऊतक कहा। देखिए ये बात हम बार बार कर रहे हैं। हमने कहा कि कोई भी जो मनुष्य है उसका जो निर्माण है वो एक सेल से हुआ है, उस सेल को हम जाइगोट कह रहे हैं। जब यहाँ पे गैमीट का फ्यूजन हुआ, दो अलग अलग गैमीट का फ्यूजन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट सिंगल सेल है, एक कोशिका है। अब उस सिंगल सेल में इतने सारे डिवीजन हुए कि यहाँ पे पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। अब ये एक सिंपल सी बात थी, लेकिन जब यहाँ पे एक सेल से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ तो बीच में बहुत सारे स्ट्रक्चर बने, बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे आए हैं। तो कौन कौन से वो स्टेप होते हैं ये हमें ध्यान रखना है। हमने कहा एक सेल बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हुई है, ये हमारे पास कुछ कोशिकाएं आ गई हैं। अब इन कोशिकाओं के ग्रुप को क्या हुआ, कुछ कोशिकाओं ने अपना ग्रुप बना लिया है, उसे हम टिश्यू कह रहे हैं, यानी कि ऊतक हम कह रहे हैं। ठीक है, ऊतक बन गए। अब ऊतक एक ही नहीं बनेगा, बहुत सारे ऊतक बनेंगे, अलग अलग प्रकार के ऊतक बनेंगे। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि बहुत सारी सेल को मिलके एक बहुत सारी सेल का एक गुच्छा मिला, उसने एक ऊतक बनाया। ऐसे ही अलग अलग गुच्छे बने होंगे सेल्स के, उन्होंने अलग अलग प्रकार के टिश्यू को बनाया। बहुत सारे टिश्यू यहाँ पे बन गए हैं। अब कुछ टिश्यू को मिला करके यहाँ पे अंग का निर्माण होता है। क्या हुआ, जब एक अंग का निर्माण हो रहा है तो उस अंग में बहुत सारे टिश्यू शामिल होंगे और उस टिश्यू में बहुत सारी सेल्स क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। ये बात हमने की है। अब क्या होगा, बहुत सारे अंगों को मिलाकर के ऑर्गन सिस्टम बना, अंग तंत्र बना। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया था पाचन तंत्र, हम पाचन तंत्र को पढ़ चुके हैं। या फिर हम देखेंगे श्वसन तंत्र, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ये जो सिस्टम है ये किससे बना है, अलग अलग ऑर्गन से मिलके बना हुआ है। जब हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था, क्या क्या बातें हमने की थी, हमने कहा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हमने बात की बक्कल कैविटी की, नेक्स्ट हमने बात की इसोफेगस की, नेक्स्ट हमने बात की स्टमक, देन लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अलग अलग पार्ट हमने देखे। तो यहाँ पे कैसे सारे पार्ट मिलके एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं जिसे हम अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम कह रहे हैं। अब आपको ध्यान रखना है, ऑर्गन सिस्टम किससे मिलके बना है,
एक या एक से अधिक जो ऑर्गन है उनसे मिलके पूरा ऑर्गन सिस्टम बना है। अंगों का निर्माण कैसे हुआ, जो ऑर्गन है उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, जब बहुत सारे टिश्यू वहाँ पे इकट्ठा हुए। और टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, जब बहुत सारी सेल्स वहाँ पे इकट्ठा हुई हैं। अब क्या हुआ, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम आ गया। अब अगर आप इस पूरी बॉडी में देखोगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, लंग्स आपको दिख रहे हैं, ये हार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जो नर्व्स हैं, अलग अलग नर्व्स आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे नीचे आपको क्या दिख रही है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है। नीचे यहाँ पे क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अलग अलग जो ऑर्गन सिस्टम है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला करके पूरी बॉडी का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। हमने अपनी बॉडी के अंदर देखा तो हमने क्या देखा, बहुत सारे सिस्टम हमारे अंदर हैं। वो सिस्टम किससे मिलके बने हुए हैं, अलग अलग ऑर्गन से मिलके बने हैं। वो ऑर्गन किससे मिलके बने हैं, अलग अलग टिश्यू से मिलके बने हैं। और टिश्यू किससे मिलके बने हैं, बहुत सारी सेल्स को मिलके बने हुए हैं। तो यही जो ऑर्डर है ये चलता है, कैसे एक सेल से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पे। अब जो सेल है, कोशिका है, उसके प्रेजेंस के अकॉर्डिंग हमने दो टाइप के ऑर्गेनिज्म की बात की है। कौन कौन से वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमने कहा यूनिसेलुलर होगा, एक कोशिकीय होगा, या मल्टी सेलुलर होगा, बहुकोशिकीय होगा। अब नाम ही हमें बता रहे हैं। देखिए, यूनिसेलुलर का मतलब है एक कोशिकीय, यानी जिसमें एक ही कोशिका होती है। अब जिसमें एक ही कोशिका होगी वो इतनी छोटी होगी, वो इतने छोटे जीव होंगे कि उन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख रहे होंगे। लेकिन हमने बात की है यहाँ पे बहुकोशिकीय जीवों की या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जिनमें बहुत सारी सेल्स पाई जा रही हैं। उसका मतलब उनका साइज भी बड़ा होगा। अब देखिए, हमने क्या बात की है, हमने कहा ये एक सेल है, यहाँ पे एक एक सेल हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब हमने कहा किसी में बहुत सारी सेल्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें या प्लांट की बात करें, बहुत सारी सेल्स हैं और सेल्स से मिल करके अलग अलग ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसने क्या किया, इनका जो साइज था, इन जीवों का जो साइज था वो भी बढ़ा। अब जब जीवों का साइज है तो हम उन्हें क्लियरली देख पा रहे हैं। यही हम देख रहे हैं। अगर आप इसका साइज और इनका साइज को कंपेयर करोगे तो आपने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे हमें अलग अलग ऑर्गन भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे क्या है, ये सिंपल से एक क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो यहाँ तक की बात आप सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमने अब यहाँ पे बात की है द शेप ऑफ द सेल, यानी जो सेल है उसका क्या क्या शेप होती है। तो देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे जब कोशिका के बारे में, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कोशिका सिंपल सी, और अब जब हम बना रहे थे कोशिका को तो इसी प्रकार से हम बना रहे थे। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्या जो सेल है, सेल का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, तो आपके पास आंसर आएगा नहीं। जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो अलग अलग आकार की होती हैं, उनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। अलग अलग प्रकार की जो सेल्स होंगी उनके आकार के साथ साथ उनका कार्य भी अलग अलग पाया जाएगा। तो यही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमने क्या बात की, हमने कहा द शेप ऑफ द सेल मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बात की हमने, यानी कि क्या आपको बताया जा रहा है, किसी जीव में उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रकार के आधार पर कोशिका का आकार भिन्न हो सकता है। अब ये कह रहा है कि कार्य के आधार पर जो कोशिका है वो क्या है, भिन्न होगी। नेक्स्ट लाइन आपको क्या बता रही है, हमने पढ़ा cells are capable of changing their shape. For example, the white blood cells and amoeba can change shape on their own. यानी कि जो कोशिकाएं हैं वो अपना आकार बदलने में सक्षम है। उदाहरण के लिए श्वेत रक्त कोशिकाएं और अमीबा अपने आकार को बदल सकते हैं। अब देखिए, कोशिका के आकार के बारे में आपको क्या चीजें समझाई गई हैं, आपको दो चीजें समझाई गई हैं। एक, जो कोशिकाएं होती हैं उनका एक ही शेप नहीं होता है, अलग अलग शेप होता है। देखिए, हम कर रहे हैं यहाँ पे जो सेल है उसके शेप की हम बात कर रहे हैं। हमने कहा जो कोशिका होती है वो एक ही आकार की नहीं होती है, उनका शेप एक जैसा नहीं होता है, उनका शेप चेंज होता रहता है, अलग अलग शेप पाया जाता है। हो सकता है कोई सेल ऐसी हो सकता है कोई सेल ऐसी हो सकता है कोई सेल क्या हो, इस प्रकार की भी हो सकती है। यानी कि जो कोशिका है उसका जो शेप है वो अलग अलग होता है। लेकिन आपको क्या बात बताई जा रही है, यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं वो अपने शेप को चेंज करती रहती हैं। यानी कि कोई अगर सेल इस प्रकार की अभी हमें दिखाई दे रही है,
तो यही सेल कैसे चेंज यहाँ पे हो सकती हैं? इस प्रकार की ये सेल यहाँ पे हो सकती है। यानी कि इसने क्या किया, इस सेल ने अपना शेप ऐसे चेंज कर लिया है। एग्जाम्पल में आपके पास क्या आ रहे हैं, WBC आ रहा है और अमीबा आ रहा है। तो ये जो दोनों पॉइंट है ये आपको क्या करने हैं, यहाँ पे नोट करने हैं। चलिए, अभी तक हमने ये बात की है कि जो सेल है, कोशिका है, उसका जो शेप है वो अलग अलग होता है। अब इमेज में देख लेते हैं किस प्रकार की सेल्स होती हैं और कैसे हमारे पास अलग अलग शेप आते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे यहाँ पे ब्लड के बारे में। आपने पढ़ा होगा जो ब्लड होता है, ब्लड अलग अलग प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। 3 प्रकार की सेल्स हमारे पास आती हैं। कौन कौन सी हैं, देखिए। सबसे पहले व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे पास आती हैं, फिर रेड ब्लड सेल्स आती हैं, फिर प्लेटलेट्स हमारे पास आती हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि हर प्रकार की जो सेल है उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। सबसे पहले तो आपने क्या देखा है, जो ब्लड है उसे लिक्विड फेज में आपने देखा है। तो जो ब्लड है वो भी किससे मिलके बना है, सेल से मिलके बना है, क्योंकि जो कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर है सारा ही कोशिका से निर्मित है। ठीक है। अब हमने कहा 3 प्रकार की अलग अलग प्रकार की सेल्स पाई जा रही हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहले बात करेंगे WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। जैसे कि इनका नाम ही है, श्वेत रक्त कणिकाएं। कैसे होंगी कलर में, ये कलरलेस होती हैं, इसीलिए इन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स हम कहते हैं। तो इसका इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इस प्रकार का इनका स्ट्रक्चर है। ऐसा इनका स्ट्रक्चर है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स की। ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स आई हैं, इन्हीं यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इन्हीं सेल्स के द्वारा हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। अब आप देखेंगे जो रेड ब्लड सेल्स है इनका जो शेप है कुछ अलग है किससे, व्हाइट ब्लड सेल्स से। और अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इनका जो स्ट्रक्चर है ये बाकी दोनों से भिन्न है। यानी कि अलग अलग प्रकार की जो सेल है उनका जो शेप है वो अलग अलग होता है, प्लस इनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। जो तीनों सेल हैं तीनों मिलके क्या बना रही हैं, ब्लड को मिल बना रही हैं तीनों मिलके, लेकिन फंक्शन अलग अलग होगा। क्या क्या फंक्शन होता है, चलिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे WBC की, तो WBC में क्या होता है, यहाँ पे ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इन्हांस करते हैं, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कि जो फ्रीक्वेंटली बीमार हो जाते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है। जो व्यक्ति अगर फ्रीक्वेंटली बीमार नहीं पड़ते तो हम कहते हैं आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, मजबूत है। तो इम्यून सिस्टम को कौन इन्हांस कर रहा है, कौन मजबूत बना रहा है, हमने कहा WBC। आपको WBC का कार्य पता चल गया है, श्वेत रक्त कणिकाओं का आपको जो काम है वो पता चल गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, यहाँ पे RBC आती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स आती हैं। इनका क्या फंक्शन है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन को क्या करती हैं, हमारी अलग अलग सेल्स तक पहुंचाती हैं। यही फंक्शन है किसका, मेन फंक्शन, यानी गैस जो गैस विनिमय होता है वो रेड ब्लड सेल्स के द्वारा ही होता है। और अगर नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाए प्लेटलेट्स की, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो इन्हीं सेल्स के द्वारा होती है। तो क्या देखा आपने, शेप अलग अलग है और फंक्शन भी अलग अलग यहाँ पे होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास सेल्स आती हैं वो ये हैं, हमारी मसल सेल। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे 3 प्रकार के मसल सेल हमारे पास आते हैं, कार्डियक सेल्स हैं, स्मूथ सेल्स हैं और स्केलेटल मसल्स हैं। तो ये मसल्स क्या है, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो सेल हैं। आपको बताया क्या जा रहा है कि सेल्स क्या होती हैं, अलग अलग शेप की होती हैं। अब इनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। सबसे पहले तो मसल्स का जो कार्य है वो क्या है, मूवमेंट हमें प्रदान करना। जो भी मूवमेंट हो रही है, मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, मैं अपने हाथों को हिला पा रही हूँ, ये किसकी वजह से हो रहा है, मसल्स की वजह से हो रहा है। मसल्स में मूवमेंट हो रही है तभी हमारी बॉडी भी मूव कर रही है। लेकिन अलग अलग प्रकार की मसल्स होती हैं। हमने क्या कहा, हम यहाँ पे बता रहे हैं मसल्स के फंक्शन को। तो मसल्स का क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है, हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहा है वो मसल्स के द्वारा ही हो रहा है। अब अलग अलग प्रकार की मसल्स हमारे पास आ रही हैं, तो हमें ये देखना है जो मसल्स है, इन मसल्स का जो फंक्शन है ये भी अलग अलग होता है। जब हम मसल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे अलग अलग टाइप की मसल्स होती हैं, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की मसल्स पाई जा रही हैं और उनका फंक्शन भी क्या है, अलग अलग है। कोई मसल्स ऐसी होगी कि जिसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है और कोई मसल्स ऐसी होगी जिसमें मूवमेंट कम होता है। कोई मसल्स ऐसी होगी जो स्मूथ होती है और कोई मसल्स ऐसी है जो बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सेल आती है वो यहाँ पे क्या है, न्यूरॉन का आपको डायग्राम दिखाया गया है।
इस चीज में इसका फंक्शन होता है, किसी को पता है? ये जो न्यूरॉन का आपको डायग्राम दिखाया गया है, क्या इसका फंक्शन होता है? जीआईसी पावो, आप में से मुझे कौन बताएगा? किसी को पता है? चलिए ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमारी बॉडी में जो भी हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है, रिस्पॉन्स दे रही है, अलग अलग स्टिमुलस होते हैं हमारे पास। स्टिमुलस यानी कि जो कोई भी, जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, बचपन से करते चले आ रहे हैं कि जब भी हम किसी गर्म चीज को छूते हैं, हम एकदम से अपना हाथ हटा लेते हैं। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि वो स्टिमुलस था, वो उद्दीपक था, और जैसे ही हमें फील हुआ कि ये हमारे लिए हार्मफुल है, हमने एकदम से हाथ हटा लिया। क्या हुआ? जब हमने उस गर्म चीज को छुआ था, तो कुछ इसी प्रकार की सेल्स थी जिन्होंने सिग्नल हमारे ब्रेन को भेजा। अब हमारे ब्रेन ने जैसे ही सिग्नल को कैच किया, हमारे ब्रेन को ये पता चला कि हमारे लिए ये हार्मफुल है, तो हमारे जो ब्रेन है उसने रिस्पॉन्स दिया, उसने कमांड दी हमारे ऑर्गन को कि आप एकदम हाथ हटा लो। तो ये जो प्रोसेस हो रही है इन सेल्स के थ्रू हो रही है, और आप देखेंगे कितनी जो काम हो रहा है कितना क्विकली हो रहा है। हम देखते हैं, हम विद इन अ सेकेंड ये सारी प्रोसेस हो रही है। हमारी जो बॉडी है, हमारे जो ऑर्गन है, वो एकदम से सिग्नल को हमारे ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं। हमारा ब्रेन कमांड दे रहा है, हमारे ऑर्गन एकदम क्या कर रहे हैं? कार्य को कर रहे हैं, फंक्शन को कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो सेल्स होती है कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब यहाँ पे आपको इस इमेज में आपको अलग अलग जो सेल्स हैं उनका डायग्राम आपको दिखाया गया है। ये आरबीसी का डायग्राम हमने यहाँ पे देख लिया है, मसल सेल्स का डायग्राम हमने यहाँ पे देखा है, नर्व सेल का डायग्राम आपने यहाँ पे देखा है, और उसके बाद डायाटम हो गए हैं, पैरामीशियम हो गया है। ये क्या है? जो सूक्ष्म जीव हमारे पास आते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या, ये जो सेल्स है ये क्या है? लीफ पोर्ट गार्ड सेल्स आती हैं। आपने जब पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो आपने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा होगा। आपने पढ़ा है स्टोमेटा के बारे में? जीआईसी पाबो, जीआईसी हरमानी, आपने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा है, रंध्र जिसे हम कहते हैं। स्टोमेटा यानी कि रंध्र, उनका फंक्शन क्या होता है? चलिए मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि आपके पास स्टोमेटा का डायग्राम है। हमने क्या कहा था? जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो कुछ चीजों की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसे कि सनलाइट हो गया है, वाटर हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, क्लोरोफिल हो गया। अब क्लोरोफिल ऑलरेडी कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट में प्रेजेंट है। क्लोरोफिल क्या कर रहा है? सनलाइट को कंज्यूम कर रहा है। दो हो गए हैं। अब हमारे पास जो वाटर है, वो क्या करती है? जो प्लांट की रूट है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है। तीन चीजें हो गई हैं। चौथा, कार्बन डाइऑक्साइड बचता है, वो स्टोमेटा के द्वारा ही क्या होता है? प्लांट में एंटर करता है। स्टोमेटा क्या होते हैं? आपने देखा होगा, लीफ देखी होगी, और लीफ में आपने बहुत सारे पोर्स देखे होंगे, छोटे छोटे छिद्र आपने देखे होंगे। इस प्रकार का डायग्राम होता है उनमें, ठीक है। अब इन्हें हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं। ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम गार्ड सेल कह रहे हैं। अब गार्ड सेल क्या होते हैं? ये गार्ड सेल की वजह से ही जो स्टोमेटा है वो ओपन और क्लोज होता है। जैसे कि अभी ये जो स्टोमेटा है ये ओपन है, ठीक है। अगर हम इसे क्लोज बनाए तो कैसे बनाएंगे? ये जो स्टोमेटा है ये क्लोज है, ठीक है। अब क्या हुआ? गार्ड सेल्स में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसे चेंजेस आते हैं कि ये जो स्टोमेटा है ये क्लोज भी होगा और क्या होगा? ओपन भी होगा। मोस्टली जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज ही रहते हैं। जब यहाँ पे कुछ आवश्यकता होती है, नीड होती है, तभी ये ओपन होंगे। स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? इस प्लांट को चाहिए यहाँ पे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली गई है, इस प्लांट को बाहर भेजना है क्या? ऑक्सीजन, तो बाहर चला गया है। क्या करें? गैसेस एक्सचेंज के लिए यहाँ पे स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आपको समझ आया क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है स्टोमेटा का? उसमें हमसे पूछा गया हाउ कैन सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोशिकाएं जीवों में अलग अलग कार्य कैसे कर सकती हैं। अब हमने क्या कहा है कि अगर जो सेल्स हैं उनका शेप अलग है और उनका फंक्शन भी अलग है। कैसे हमने जाना? जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे ब्लड सेल्स के बारे में, जब हम बात कर रहे थे मसल सेल्स के बारे में, हमने क्या कहा? अलग अलग सेल का जो फंक्शन है वो अलग अलग है। कैसे ये परफॉर्म करते हैं अलग अलग फंक्शन को, आप पढ़ेंगे। सेल्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोशिकाएं एक जीव में कई कार्य करने में सक्षम होती हैं। A cell contain specific components which are called organelles, यानी कि एक कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलीज कहते हैं। Each organelles in the cells can perform different functions such as making new cells or
क्लियरिंग द वेस्ट ऑफ द सेल्स, यानी कि कोशिका में प्रत्येक कोशिकांग अलग अलग कार्य कर सकता है, जैसे नई कोशिकाएं बनाना या कोशिका के कचरे को साफ करना। नेक्स्ट हमने क्या देखा, 10 organelles allow a cell to perform several kinds of activities in an organism। इसी प्रकार organelles एक कोशिका को जीव में कई प्रकार की गतिविधियों को करने की अनुमति देता है। देखिए, आपको ये बताया जा रहा है एक जो सेल है वो अलग अलग कार्य को कैसे परफॉर्म कर सकती है। तो हमें यहाँ पे पता चला कि जो सेल है, सेल के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। सिंपली हमने क्या देखा, अभी तक हमने कुछ ही चीजों के बारे में जाना है कि सेल में क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं। हमने कहा न्यूक्लियस है और हमने कहा साइटोप्लाज्म है, जिसे हम कोशिका द्रव कह रहे हैं। लेकिन इन चीजों के अलावा भी सेल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है, राइबोसोम हो गया है, लाइसोसोम हो गया है, गोल्गी अपैरेटस हो गए हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो आपको ये बताया जा रहा है कि सेल्स में बहुत ज्यादा ऑर्गेनेलीज होती हैं और ये ऑर्गेनेलीज क्या करती हैं, अलग अलग कार्य को करने के लिए सेल की मदद करती हैं। ठीक है, आपको इस स्लाइड में सिर्फ इतना ही जानना है, तो ये सब आप नोट कीजिए। चलिए, तो अभी हमने क्या बात की है, हमने कहा सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हमने क्या बात की यहाँ पे, हमने कहा सेल के अंदर क्या होगा, एक लिक्विड होगा और एक न्यूक्लियस होगा। तो नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो इसी के रिगार्डिंग हमारे पास आती है। नेक्स्ट में आप देखेंगे द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, एक सेल का संगठन। हमारे चैप्टर का ये बहुत मेन टॉपिक है। हमने यही जानना है कि जो सेल है वो किस चीज से मिलकर बनी हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं, कुछ बेसिक फीचर्स आते हैं। आपने देखा सेल कंटेन्स 3 फीचर्स, यानी सेल में 3 विशेषताएं होती हैं। 3 विशेषताएं, इनके नाम हम काफी बार ले चुके हैं। जैसे कि हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे कि हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी, जो कोशिका झिल्ली होती है। नेक्स्ट हमने कहा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और लास्ट में हमने कहा साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। तो क्या होते हैं इन, ये जो 3 फीचर्स है, सबसे पहले हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कौन क्या होता है। उससे पहले जान लेते हैं कि ये जो नाम है, सबसे पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की, यानी कि कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट हमारे पास आता है केंद्रक, और नेक्स्ट आता है कोशिका द्रव्य। अब देखिए, ये हमारे पास एक सेल है। तो सेल का जो बाहरी आवरण है, ये जो आउटलाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये बात आप सबको पता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, ये भी आपको पता है। अब इसके अंदर जो लिक्विड होगा उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। अब कोशिका के अंदर और भी सारी ऑर्गेनेलीज आती हैं। पहले हम क्या पढ़ते हैं, बेसिक फीचर्स पढ़ते हैं सेल के, उसके बाद हम ऑर्गेनेलीज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आउटर कवरिंग है, जो सबसे बाहरी जो आवरण है उसे ही हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिसाइड करती है कि सेल के अंदर क्या जाना है, सेल के बाहर क्या जाना है। क्योंकि सेल के अंदर और बाहर मूवमेंट होती रहती है, बहुत सारी चीजों की मूवमेंट होगी। जैसे कि अगर हम अपनी सेल्स की बात करें तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा, पहली बात है। फिर हमने कहा कि जो न्यूट्रिएंट हमने कंज्यूम किए हैं उनका भी होगा, क्योंकि हमें बेसिकली क्या है, हम जो ऊर्जा को ले रहे हैं, हमने जिस एनर्जी को कंज्यूम किया है उसकी जो जरूरत है वो किसे है, हर सेल को है। अब सेल को जरूरत है तो सेल ने क्या करना है, सेल के अंदर जो न्यूट्रिएंट है उन्होंने आना है। सेल के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे जो फंक्शन है वो परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो जहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी कोई कार्य होता है, वहाँ पे कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं। जैसे कि अगर डाइजेशन हो रहा है तो वहाँ पे भी कुछ एक्सक्रीटरी मैटर निकल रहा है।
अगर हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो वहां पे भी कुछ उत्सर्जी गैस निकल रही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। इसी प्रकार से अगर सेल में कुछ चीजें हो रही है, सेल में कोई भी जो प्रक्रिया है वो हो रही है, तो वहां पे क्या होगा, उत्सर्जी चीजें निकलेंगी, वहां उन्हें क्या होगा, इस सेल से बाहर निकालना होगा। इन शॉर्ट हमने क्या समझा कि सेल के अंदर और सेल के बाहर बहुत सारी चीजों का क्या होता है, विनिमय होता है। अब कौन सी चीज सेल के बाहर जाएगी, कौन सी जो चीज है वो सेल के अंदर आएगी, ये डिसाइड कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिसाइड करेगा। तो इसी के बेसिस पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अलग अलग प्रकार की हो जाती है। कोई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अर्ध पारगम्य होती है, यानी कि कुछ ही चीजें वहां से आसपास गुजर सकती हैं। इसी प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो बेसिक फीचर्स हैं यहाँ पे सेल के, उन्हें नोट करना है। तो क्लास आज हमने जाना यहाँ पे सेल के बारे में और सेल के बेसिक फीचर्स के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।